देखो आज हम लोगों को क्या पढ़ाई करनी है। लिखा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आपको पढ़ना है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले एक बात जान लेनी बिल्कुल जरूरी है। क्या? नाभिक स्नेही का अर्थ क्या है? तो बेटा नाभिक स्नेही एक पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ जो अणु हो सकता है, परमाणुओं का समूह हो सकता है या आयन भी हो सकता है। और ये अणुओं का परमाणुओं का समूह या आयन ऐसा होगा नाभिक स्नेही। नाभिक पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एक ऐसा क्रियात्मक समूह या एक ऐसा अणु या एक ऐसा आयन जो पॉजिटिव चार्ज के प्रति आकर्षण रखता है उसे कहते हैं नाभिक स्नेही। वैसे इसके भी पहचान सकते हैं कि नाभिक स्नेही का अर्थ है नाभिक के प्रति स्नेह रखने वाला। नाभिक पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के प्रति कौन स्नेह रखता होगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता होगा। तो हम इस किसी ऐसे एटम के ग्रुप्स या किसी मॉलिक्यूल या आयन की रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे जो स्वयं में ऋणावेशित है और सदैव अटैक उस जगह पर करता है, कंपाउंड के उस भाग पर अटैक करता है जो भाग धनावेशित होता है। इसमें स्वयं पर तो ऋणावेश है, लेकिन यह अटैक हमेशा अभिक्रिया के उन परमाणुओं पर करता है जहां पर पहले से धनावेश उपलब्ध है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो सबसे पहला नंबर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है हम लिखेंगे इन रासायनिक अभिक्रियाओं में। अगर ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम देखेंगे तो कहता है इन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रासायनिक अभिक्रियाओं में न्यूक्लियोफिलिक आक्रमणकारी अभिकर्मक का कार्य करता है। आक्रमणकारी अभिकर्मक का कार्य करता है। आक्रमणकारी अभिकर्मक का कार्य करता है। पहला नंबर तो ये कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक है या न्यूक्लियोफाइल है, वो आक्रमणकारी अभिकर्मक का कार्य करता है। दूसरा एक और चीज इसमें से देखते हैं, यह आक्रमणकारी अभिकर्मक एल्किल हैलाइडों एल्किल हैलाइड को बेटा RX से लिख सकते हैं। R का मतलब एल्किल और X का अर्थ होता है हैलाइड ग्रुप। एल्किल हैलाइडों पर आक्रमण करता है, या आक्रमण ना लिखना चाहो तो आक्रमण या अभिक्रिया करता है। और कभी कभी हम लोगों से यह भी पूछ लेता है कि हमको ये तो पता चल जाए कि न्यूक्लियोफिलिक आक्रमणकारी हैं क्या। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक आक्रमणकारी है जिसको कहते हैं नाभिक स्नेही आक्रमणकारी। नाभिक स्नेही आक्रमणकारी। एक तो सबसे पहली बात नाभिक स्नेही आक्रमणकारी को लिख कैसे सकते हैं? NU से लिखते हैं, ऊपर निगेटिव चार्ज लगा देते हैं। निगेटिव चार्ज का मतलब है इन आक्रमणकारी सब्सटेंसेस के ऊपर निगेटिव चार्ज पाया जाएगा और इसके स्थान पर बेटा यूज किया जा सकता है OH माइनस चार्ज। OH माइनस चार्ज एक प्रकार का नाभिक स्नेही आक्रमणकारी है, या Cn माइनस चार्ज भी एक प्रकार का आक्रमणकारी अभिकर्मक है
न्यूक्लियोफिलिक आक्रमणकारी अभिकर्मक है। तो आपसे अभी कभी कहेगा कि नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन कौन से हो सकते हैं। तो नाभिक स्नेही आक्रमणकारी को एक तो NU माइनस चार्ज द्वारा लिखते हैं। अच्छा, NU क्यों लिखाया? क्योंकि इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए NU से लिखा। और कौन कौन से ऐसे अभिकारक हैं या कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो आक्रमणकारी का कार्य कर सकते हैं? तो मैंने पहला लिखा OH माइनस चार्ज, CN माइनस चार्ज। OH माइनस चार्ज से ये स्पष्ट है कि क्योंकि इस पर स्वयं पर ऋण चार्ज है, यह हमेशा पॉजिटिव चार्ज एटम से ही टकराएगा जाके, या वहीं पर आक्रमण करेगा और अभिक्रिया करेगा। तो ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए। अब बता दें, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जान गया हमारे पास एक एल्किल हैलाइड रहने वाला है और कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा, वो आके इस एल्किल हैलाइड से टकराएगा और अभिक्रिया को कंप्लीट कराएगा। जब ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक या अभिकारक या आक्रमणकारी आके एल्किल हैलाइड से टकराएगा, इस दौरान दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं। एक आता है प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और दूसरा आता है द्वितीय कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले मैं लिखता हूं यहां पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला, कोई पूछता है पहला भाग क्या, तो मैं पहले भाग का नाम भी लिख देता हूं, एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो पहले प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेटा, इन अभिक्रियाओं को एक और नाम से जानते हैं, SN1। अगर कोई व्यक्ति आपसे SN1 रिएक्शन भी पूछता है तो बेटा सेम रिएक्शन की बात हो रही है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखो हम बात करते हैं, क्या लिखा है, एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले इसके विषय में कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे पहली इंफॉर्मेशन इसके विषय में क्या है कि एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं, ये अभिक्रियाएं सदैव दो पदों में पूर्ण होती हैं, दो पदों में पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले ये बेटा जान लेना भी जरूरी है कि आखिर नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं एका अणुक वाली SN1 रिएक्शन है, ये दो पदों में कैसे पूर्ण होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान देना इसको। हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है RX जिसको लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, RX के बीच जो बना हुआ बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, और अगर RX के बीच बना हुआ बॉन्ड ब्रेक होगा तो आएगा R पर पॉजिटिव चार्ज और बेटा आएगा X पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं R जो ग्रुप है और X जो है, R और X के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है ये बना होता है R के कार्बन परमाणु और X अर्थात हैलोजन परमाणु। और आप सभी को पता है कार्बन और किसी भी हैलोजन परमाणु के मध्य जो बना बॉन्ड होता है उसमें से हैलोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कैसी होती है, ज्यादा,
और क्योंकि हैलोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस बॉन्ड को बनाने में जो दो इलेक्ट्रॉन लगे हैं ये दोनों किसकी ओर खिसक जाते हैं, हैलोजन की ओर। क्योंकि हैलोजन की ओर खिसक जाते हैं तो हैलोजन पर कैसा चार्ज आता है, माइनस, और कार्बन पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहला वर्ग क्या होगा, जो R और X के बीच बना हुआ बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, क्योंकि X का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी। ये बॉन्ड अपने आप को ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देगा X पर, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देगा X पर आ जाएगा ऋण आवेश और R पर आ जाएगा धनावेश। लोगों का ये मानना है, कहते हैं ये जो अभिक्रिया का पद है ये स्लो स्टेप है, लेकिन हम कैसे पहचाने कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो है ये स्लो स्टेप है, अर्थात मंद पद है। अब मंद पद का निर्धारण कैसे किया जाए, आखिर ये कैसे पहचाना जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ये जो पद है ये मंद पद है। इसलिए बेटा मंद पद है ये, मंद पद है इसलिए क्योंकि देखो R पर प्लस चार्ज है, X पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो ये R और X एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, और जैसे आकर्षित करेंगे तो आकर्षण के कारण ये दोनों आपस में क्या होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे। और जब बेटा जुड़ने लगेंगे ऐसी सिचुएशन पर ध्यान से देखना, अगर ये दोनों आपस में जुड़ने लगे तो जुड़कर फिर से क्या बना लेंगे, RX, और क्योंकि फिर से RX बना लेंगे मैं इस अभिक्रिया को क्या कर देता हूं, रिवर्सिबल एरो बना देता हूं। रिवर्सिबल एरो में से होता क्या है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से फिर क्या बनता है, अभिकारक। अच्छा सोचने वाली बात है, मैंने क्या किया, वैसे मान लेते हैं मैंने 70% अभिकारक से को उत्पाद में बदला, लेकिन तभी 60% उत्पाद फिर से कायम बदल गया अभिकारक में। रिएक्शन केवल कितने परसेंट हुए, 10%। अर्थात अभिक्रिया को समय तो हमने अच्छा सा दिया, लेकिन रिएक्शन जो हुई उसको अगर मैं कंप्लीट होने की बात करूं तो रिएक्शन कंप्लीट बहुत कम अमाउंट में हुई। रीजन है अभिकारक से उत्पाद बनता तो था, लेकिन उत्पाद से फिर क्या बन जाता था, अभिकारक बन जाता था। तो ये अभिक्रिया का जो पद रहता है स्लो रहता है। कोई पूछे भी क्यों तो बताओगे उत्क्रमणीय होने के कारण, रिवर्सिबल होने के कारण अभिक्रिया का ये जो पद होता है ये मंद पद होता है। और एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया पर अगर वेग के नियम को अप्लाई किया जाए तो वेग नियम का निर्धारण हमेशा मंदतम पद से ही होता है। इसको विशेष ध्यान रखना है भैया। या तो ये बात आपको पहले से पता होगी और नहीं पता है तो आज ध्यान रख लेना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो वेग का निर्धारण होता है वो उस रासायनिक अभिक्रिया के मंदतम पद से होता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण हो रही हो तो, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उसके वेग का निर्धारण तो उसी सिंगल स्टेप से हो जाएगा। लेकिन यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण हो रही हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग का जो निर्धारण है उन सभी पदों में से उस पद द्वारा किया जाता है जिसका वेग सबसे मंद है। या एक लाइन में ऐसे सामान्य से बता सकते हैं कि मंदतम पद वेग निर्धारक पद होता है। तो मैंने देखा ये पद जो है ये बहुत धीमी स्पीड से होता है। धीमी स्पीड से क्या हुआ, R और X के बीच बना हुआ बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब मैं सेकंड स्टेप पर बात करता हूं तो मैं क्या लिख देता हूं, ये पद कैसा है, मंद पद है। और क्योंकि बेटा मंद पद है मैं इसको एक और बात लिख देता हूं, यही पद कैसा होगा, वेग निर्धारक। अर्थात इस पद से ही हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे देखते हैं। सेकेंड स्टेप पर होगा क्या, ये जो R प्लस चार्ज था साथ में X माइनस चार्ज भी था। अब क्योंकि X माइनस चार्ज की रासायनिक अभिक्रिया को हमें दिखाना नहीं है, हमें रिएक्शन केवल किस पर दिखानी है, R प्लस पर, तो मैं X माइनस को छोड़ देता हूं। अब कहोगे सर इसको क्यों छोड़ दिया, बेटा क्योंकि मुझे X माइनस पर रिएक्शन को दिखाना नहीं है, मुझे रिएक्शन पर किसको दिखाना है, R वाले की, तो मैं इस पर बात करूंगा। R पर पॉजिटिव चार्ज है, अब रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल में से मैं एक काम कर लेता हूं, NU को ले लेता हूं, NU को ले लेंगे, NU पर माइनस चार्ज है, तो बेटा बड़ा आसान सी चीज है। अब NU पर नेगेटिव चार्ज है, R पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे से क्या कर लेंगे, अभिक्रिया, और एक कंपाउंड बनाकर तैयार करेंगे RNU। ये बेटा द्वितीय पद है। और कोई पूछेगा ये पद धीमी गति से होता है कि तीव्र गति से, तो हम बताएंगे ये पद कैसी गति से होता है, तीव्र गति से।
तीव्र गति से संपन्न होने वाला पद, तब हमारे दिमाग में एक बात आ जाएगी बेटा जो SNO-N रिएक्शन होती है वो कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में पूर्ण होती है। और उन 2 पदों में भी अभिक्रिया का निर्धारण कौन से पद से होता है? मंद वाले पद से होता है। तो मैं 2-3 चीजें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन बन के आ रही है मैं उसको सबसे पहले लिखूं। ये बात तो मैंने लिखी ली है, ये अभिक्रिया सदैव कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में। अच्छा, एक नंबर और यहां पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगर इस रासायनिक अभिक्रिया का हमें वेग ज्ञात करना हुआ, ध्यान देने वाली बात है, अगर इस रासायनिक अभिक्रिया का हमें वेग ज्ञात करना हुआ तो ध्यान देते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है उस अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो अब अभिकारक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अगर इस बात को अप्लाई करें तो एक तो अभिकारक पदार्थ देखो ऊपर वाली रिएक्शन में लिखा हुआ है और नीचे अभिकारक पदार्थ कितने लिखे हुए हैं? 2। अब प्रॉब्लम इस बात की क्रिएट होती है कि हमें कौन से अभिकारक पदार्थ लेने हैं, ऊपर वाली रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक पदार्थ लेने हैं या नीचे वाली रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक पदार्थ लेने हैं। तो बेटा इसमें से बात आएगी कि भैया अभिकारक पदार्थ वही लो जहां पर अभिक्रिया का वेग कैसा था? धीमा था। क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि अभिक्रिया का वेग केवल उसी पद द्वारा निकाला जा सकता है जहां पर अभिक्रिया का वेग कैसा है? धीमा। तो मंद पद में अभिकारक के रूप में केवल कौन सा था? एक कंपाउंड, और उस कंपाउंड का नाम क्या था? R सिंगल बॉन्ड X। तो मैंने उसी पदार्थ को लिखा। अगर मैं यहां चेक करने की कोशिश करूं तो बेटा यहां पर घात कितनी लगी है? 1। तो मैं ये इस एक घात को देखकर 2 बातें लिख सकता हूं। एक तो वेग नियम मैंने लिख दिया, कोई पूछेगा ये क्या है तो हम बताएंगे ये वेग नियम कहलाता है। ये नियम या ये समीकरण जो लिखा है ये है वेग नियम। SN1 रिएक्शन के लिए वेग नियम होता है वेग प्रोपोर्शनल टू मंदतम पद में उपस्थित अभिकारक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1। कोई पूछेगा अभिक्रिया तो सर 2 स्टेप में पूरी हुई है, लेकिन अभिक्रिया का वेग कितने पदार्थों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है? तो मैं बताऊंगा अभिकारक पदार्थों की एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि पावर कितनी लिखी है? 1। तो मैं इस बात को बताऊंगा। ऐसी अभिक्रियाओं का वेग केवल एक पदार्थ की सांद्रता बेटा लिख लो या सक्रिय द्रव्यमान लिख लो, एक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। बेटा और कोई इंपॉर्टेंट बात अगर इसमें से लिखनी होगी तो एक बात और लिखनी होगी। पूछता है SN1 रिएक्शन के लिए कोटि की वैल्यू कितनी होती है, ऑर्डर कितना होता है? तो बेटा जरा देखो वेग नियम में घात कितनी लगी है? 1। तो हम बताएंगे इसकी कोटि भी कितनी होती है? 1। तो लिखेंगे SN1 अभिक्रिया के लिए कोटि का मान या कोटि बराबर कितनी होती है? 1। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर SN1 रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं तो हम इस बात को रखेंगे क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का वेग केवल एक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता था, इसकी कोटि भी कितनी होगी? 1 होगी। अब हम एक और काम कर लेते हैं, इसमें से इसके कुछ जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कुछ अलग प्रकार से जनरल एग्जाम्पल्स को देखने के लिए, और मैं तो कहता हूं जनरल एग्जाम्पल को देखने से पहले 1-2 बातों को और लिखते हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई एल्किल ग्रुप फ्लोरीन के साथ अटैच है, भाई X का मतलब क्या होता है? कहां गया X? X का मतलब होता है हैलोजन एलिमेंट्स, और हैलोजन एलिमेंट्स में से आप किसको यूज कर सकते हैं? F, Cl, Br और I। मैं एक बार एल्किल ग्रुप के साथ हर एक ग्रुप को अटैच करके दिखा रहा हूं। एक बार एल्किल ग्रुप के साथ हर बार ग्रुप को अटैच करें तो एक बार R के साथ F, एक बार R के साथ Cl, एक बार R के साथ Br और एक बार R के साथ किसको यूज करेंगे? I। अगर सबको बारी बारी से यूज करें तो हम इस बात को निर्धारित करना चाहेंगे इनमें से SN1 रिएक्शन की क्रियाशीलता सबसे अच्छी किसके लिए। अगर मैं RF, RCl, RBr और RI की रासायनिक अभिक्रिया किसी न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट करवाना चाहें तो सबसे अच्छी अभिक्रिया इनमें से किसके साथ होगी? तो बेटा सबसे अच्छी अभिक्रिया होगी इनमें से RI के साथ, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होगी। उससे कम अभिक्रियाशीलता RBr की, उससे कम अभिक्रियाशीलता RCl की, और सबसे कम क्रियाशीलता होगी RF के प्रति। तो मैं यहां लिखे देता हूं, ये क्रम काहे का है? क्रियाशीलता का। अब कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि सर जी अगर इनमें सब में से SN1 रिएक्शन करवाएं, आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम रही कि RF ने अभिक्रिया का वेग सबसे धीमा रखा या RF पर अभिक्रिया सबसे कम होती है? तो देखो बेटा सबसे बड़ी ध्यान देते देखो इधर की तरफ, भैया यही स्टेप सबको आपको सब सारी चीजें बताएगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें से। अब कैसे इंपॉर्टेंट स्टेप है देखते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले जरूरी क्या था? अभिक्रिया कब कंप्लीट होगी? जब R और X के बीच का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, तभी तो रिएक्शन होगी। अच्छा, ध्यान से देखने वाली बात है, इन सभी हैलोजन एलिमेंट्स में केवल चेक करना, R को तो चेक ही मत करो क्योंकि R तो सब में सेम है। चेंज क्या हो रहा है? F, Cl, Br और I, क्योंकि F का आकार सबसे छोटा है, इन सब में से F का आकार सबसे छोटा है, अर्थात F R के साथ छोटे छोटे बॉन्ड बनाएगा। बेटा ध्यान देने वाली बात है, छोटे बॉन्ड का मतलब है दोनों के न्यूक्लियस का बीच के डिस्टेंस कैसा होना? कम। और बॉन्ड छोटा होना इस बात की निशानी होता है कि बॉन्ड स्ट्रांग है। अभी सोचने वाली बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होता तो क्या ये आयन में टूटते? नहीं टूटते। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होता आयनाइजेशन होता ही नहीं। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता आयनों में टूटना उतना ही कठिन हो जाता। अभी क्या सोचते हैं, अगर इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो ये सरलता से अपने आयनों में नहीं टूटता। अच्छा बेटा, क्या आयनों में अगर ना टूटता तो क्या सेकेंड स्टेप वाली रिएक्शन को करवा पाता? सेकेंड स्टेप वाली रिएक्शन तो तब हुई है जब पहले क्या हुआ है? आयनों में टूटा है। तो मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि ये छोटे छोटे बॉन्ड फ्लोरीन बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ये आयनाइज नहीं होगा जल्दी से, आयनों में नहीं टूटेगा। अगर बेटा आयनों में नहीं टूटेगा तो क्या ये SN1 रिएक्शन को करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। इसमें SN1 रिएक्शन के प्रतिक्रियाशीलता उतनी ही क्या हो जाएगी? कम। अच्छा, RI में से क्या होता है? आई का साइज, आयोडीन का साइज अपेक्षाकृत काफी कैसा है? बड़ा। अब क्योंकि अपेक्षाकृत बड़ा है बॉन्ड, क्या होगा? ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। आसानी से टूटने का मतलब है आयनन की प्रक्रिया कैसी हुई? तीव्र गति से। जितनी तीव्रता से आयनन होगा उतनी तीव्रता से न्यूक्लियोफिलिक जो सब्सटेंस होगा, क्रियाधार होगा, वो अभिकर्मक से तेजी से टकराकर अभिक्रिया को क्या करवाएगा? कंप्लीट करवाएगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। RF, RCl, RBr और I में RF का बॉन्ड सबसे छोटा है क्योंकि F छोटे छोटे बॉन्ड बनाता है। इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्रियाशीलता कैसी रहेगी? सबसे कम। तो क्रियाशीलता का क्रम ये है। एक और क्रियाशीलता मैं देखो दिखा देता हूं। कभी कभी बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि सर ये हैलोजन एटम्स के अकॉर्डिंग तो आपने करके दिखा दिया कि क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है किसकी कम है, हमें एल्किल ग्रुप के हिसाब से भी बता देते कि किसकी क्रियाशीलता कम है और किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले एल्किल ग्रुप में से मैं सम्मिलित करता हूं CH3 ग्रुप को, और CH3 ग्रुप के बाद आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। इसके बाद बेटा अगला ग्रुप आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और बेटा एक और आता है लास्ट में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आपके पास ये चार एल्किल ग्रुप हैं, और इन एल्किल ग्रुप में से ये मेथिल ग्रुप है, ये प्राइमरी एल्किल ग्रुप है, प्राइमरी का जानते हो ना 1 डिग्री। ये कैसा है? द्वितीयक एल्किल ग्रुप है। ये कैसा है? तृतीयक है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां ब्रेक होगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक ऐसा ग्रुप जिस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हम इसको कहते हैं कार्बोकेटायन ग्रुप या कार्ब धनायन ग्रुप। फिर से एक बार दोबारा से, अगर किसी भी कंपाउंड पर ऐसा लगता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन के पश्चात कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हिंदी में उसको कहते हैं कार्ब धनायन, क्योंकि कार्बन पर कैसा आ गया है? धन आवेश आ गया है। और अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन, क्योंकि केटायन का मतलब भी क्या होता है? धनायन।
तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। अब मैं इसमें से चेक करता हूँ, इसमें से रिएक्शन की स्पीड सबसे ज्यादा तीव्र किसके लिए रहने वाली है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, सबसे पहले मैं नियम बना लेता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इसमें से स्पीड सबसे तेज क्यों रहेगी। सबसे पहले पर स्पीड सबसे तीव्र, उससे धीमी, उससे धीमी, और CH3 मेथिल ग्रुप पर स्पीड सबसे कैसे रहने वाली है, धीमी रहने वाली है। अब कहोगे सर जी ये स्टेप कैसे जान गए, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना भैया। ये स्टेप अगर निकल गया तो सारी चीजें छूट गई, समझ लो। हालांकि SN1 रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, अब हम तो SN1 रिएक्शन को देख रहे हैं कि किसमें से अच्छा SN1 रिएक्शन हो सकता है, इस बात को चेक कर रहे हैं। और उस बात को चेक करते हुए हम पहुंच गए हैं डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप्स में। मेथिल में 1 डिग्री एल्किल ग्रुप में, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल ग्रुप में से कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो हम देखो कंप्लेंट यहां से स्टार्ट करते हैं। हम दो को ले लेते हैं इनमें से किसी को, एक इस ग्रुप को ले लेते हैं और एक लास्ट वाले ग्रुप को ले लेते हैं। इनमें से किसी दो ग्रुप से समझ जाना है, आसानी से समझ जाओगे। अब इस बात को विशेष ध्यान रखना है। देखो मेरे पास जैसे मैंने ये ग्रुप ले रखा है पहला ग्रुप है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और लास्ट वाला मैं लेने वाला हूं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड बेटा CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इन हमेशा इन कार्बोकेटायन पर एक विशेष बात ध्यान रखो, कार्बोकेटायन पर कार्बन परमाणु पर धनावेश की मात्रा जितनी अधिक बढ़ेगी, फिर इस बात को विशेष ध्यान रखो, कार्बोकेटायन में कार्बन एटम पर धनावेश की मात्रा जितनी अधिक बढ़ती चली जाएगी, कार्बोकेटायन उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा, टिकाऊ नहीं बचेगा। टिकाऊ नहीं बचेगा इसका मतलब तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। फिर मैं दोबारा इस बात को लाइन को रिपीट कर देता हूं, किसी भी कार्बोकेटायन पर धनावेश की मात्रा जितनी अधिक होने लगेगी, जितनी ज्यादा अधिक हो जाएगी, कार्बोकेटायन अपना स्थायित्व उतना ही खो देता है, अर्थात उसका स्थायित्व खत्म होने लगता है, वो शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेता है। अब मैं इस बात को पढ़ने के बाद इस पर चलता हूं। एल्किल ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप जो है, ये है, अगर हम ध्यान दें इसको तो ऐसी सिचुएशन पर मैं इसको देखो कैसे चेक करता हूं। इसमें इसके और इसके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कैसी होगी, सेम होगी। इसका मतलब है इस कार्बन ने इस कार्बन के बॉन्ड को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, अर्थात इस कार्बन ने आकर्षित नहीं किया, तो कार्बन पर जो धन आवेश है इसके कारण तो उसका प्रभाव क्या है, शून्य है। लेकिन इसी कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन। तो मैं इन दोनों हाइड्रोजन को अटैच करके दिखा देता हूं। अच्छा, हाइड्रोजन और कार्बन में अगर मैं देखता हूं तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है वो कम है, अर्थात हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, किसकी ओर, कार्बन की ओर। सोच समझ के बताना, यहाँ कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को किसकी ओर ट्रांसफर करते हैं, कार्बन की ओर। अगर 2 हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर ट्रांसफर करते हैं, तो ध्यान देने वाली बात, देखो सोचने वाली बात है, अगर हाइड्रोजन कार्बन की ओर ट्रांसफर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनों को, या ऐसा सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, कार्बन को दे देगा। कार्बन पर कैसा चार्ज है, प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलने का मतलब है कार्बन पर कैसा चार्ज आना, माइनस चार्ज आना। माइनस चार्ज आने की प्रवृत्ति को ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि कार्बन पर धनावेश की मात्रा क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। फिर मैं इस बात को देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं, हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है कम, या विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता कम का मतलब है हाइड्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉनों को नहीं रखता, बल्कि अपने से कहां भगा देता है, दूर। सोचने वाली बात है बेटा, अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की ओर ट्रांसफर करेगा तो कार्बन पर कैसा चार्ज होने लगेगा, माइनस, क्योंकि कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर कार्बन की ओर माइनस चार्ज आने लगेगा, इसका मतलब कार्बन का धनावेश कैसा होने लगेगा, कम। अगर कार्बन का धनावेश कम हो रहा है तो इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने बताया धनायन पर जितना आवेश धनावेश बढ़ेगा स्थायित्व कम होगा, लेकिन इस सिचुएशन पे धनायन का धनावेश क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे स्टेबल ये रहेगा। अच्छा, इनमें से जरा देखो, इनमें क्या कोई ऐसा हाइड्रोजन एटम है जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। सोच समझ के बताना।
अगर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है तो क्या कोई हाइड्रोजन एटम जब है नहीं तो कोई हाइड्रोजन एटम इसको अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अगर कोई हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता तो इस पर ऋणावेश आने वाला नहीं। अगर ऋणावेश नहीं आएगा तो इस पर धनावेश की मात्रा सबसे कैसी रहेगी, ज्यादा। और अगर धनावेश की मात्रा सबसे ज्यादा रहेगी तो बेटा एक सामान्य सी चीज है कि इसको हम ऐसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये टिकाऊ भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। एक माध्यम में और इसको समझ सकते हैं, धनावेश को कैसे समझ सकते हैं, इसको हटा दें। देखो हमारे पास पहला ग्रुप है CH3 प्लस चार्ज, और इस बार मैं क्या काम करे लेता हूं, इस ग्रुप को लिए लेता हूं। दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज। इसमें से थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं बेटा, देखो कैसे याद रहेगा इसको। बेटा CH3 का अगर स्ट्रक्चर बनाया तो कार्बन और कितने हाइड्रोजन हैं, 3, और पॉजिटिव चार्ज है। इसमें से अगर बनाए तो बेटा इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बने, कार्बन H3 सिंगल बॉन्ड C, और बेटा कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर ध्यान देना है तुम लोगों को, कैसे रिएक्शन कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन इस बॉन्ड कार्बन की ओर ट्रांसफर करेगा, इस बॉन्ड को, और ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कहाँ की ओर, कार्बन की ओर। ध्यान देने वाली बात है, अगर तीन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं कार्बन की ओर, इलेक्ट्रॉन कार्बन पर कैसा चार्ज बनाएंगे, माइनस चार्ज। अगर माइनस चार्ज तीन हाइड्रोजन माइनस चार्ज बनाएंगे, इसका मतलब कार्बन का प्लस चार्ज कैसा होने लगेगा, कम। और कार्बन का अगर प्लस चार्ज कम होता है तो इसका स्थायित्व कैसा हो जाता है, ज्यादा। अब मैं इसको ध्यान देता हूं, इसमें से कितने हाइड्रोजन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। अच्छा ये बताओ, इसमें से 2 हाइड्रोजन केवल कहोगे ये कार्बन देगा, हम बताएंगे नहीं देगा, बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच बना बॉन्ड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने वाला नहीं। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन अंदर की ओर इलेक्ट्रॉनों को भेज रहे हैं, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को भेज रहे थे, धनावेश को बहुत कम कर लिया था। इधर 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को भेज रहे हैं तो धनावेश कम होगा लेकिन बहुत कम। और जब धनावेश कम होगा अर्थात यहां पर धनावेश अपेक्षाकृत कैसा रहेगा, अधिक रहेगा। अभी मैं एक और फॉर्मूला बना देता हूं, ये वाला फॉर्मूला देखो। इसमें से बेटा इसमें से CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें से पॉजिटिव चार्ज, इसमें से ध्यान देने वाली बात है कितना हाइड्रोजन केवल इसको सपोर्ट कर रहा है, 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की ओर ट्रांसफर करेगा तो धनावेश बहुत कम घटा पाएगा, अर्थात यहां पर धनावेश अपेक्षाकृत और भी कैसा रहेगा, ज्यादा। लास्ट वाले कंपोनेंट को देखते हैं बेटा, लास्ट वाले कंपोनेंट को देखते हैं तो C पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आपको लगता है क्या इसमें कोई हाइड्रोजन है जो कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, कोई हाइड्रोजन नहीं कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सके। इसलिए कार्बन पर सबसे लास्ट वाली परिस्थिति पर धनावेश सबसे कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि धनावेश सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी सबसे कम है। धनावेश जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो क्रियाशीलता कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सबसे कम क्रियाशील होता है मेथिल, उससे अधिक क्रियाशील होता है एथिल, इससे अधिक क्रियाशील होता है आइसोप्रोपिल, और इसके अधिक क्रियाशील होता है टर्सरी वाला कंपाउंड। तो कार्बोकेटायन में इस प्रकार से अभिक्रिया की गति चलती रहती है। अभी बात करेंगे एक SN1 रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हुए, तो देखो क्या लिखेंगे। अब SN1 रिएक्शन के लिए हम लिखने वाले हैं क्रियाविधि। देखो अब SN1 रिएक्शन के लिए क्रियाविधि कैसे लिखते हैं, एक हम लोग कोई कार्बोकेटायन लिखे लेते हैं। देखो मैंने एक कार्बोकेटायन लिख रखा है। कार्बोकेटायन कुछ इस प्रकार से है कि ऊपर CH3 है, ऐसा कुछ लिख लेते हैं, C2H5 बेटा यहां लिखा है H, और यहां सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है X। अब क्योंकि सर जी इस प्रकार से बेटा कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं, और 4 बॉन्ड बनाता है चतुष्फलकीय आकृति। या मैं पूछूंगा अगर एक कंपाउंड 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 4 सिंगल बॉन्ड के लिए चाहिए 4 कक्षक, उनमें से एक कक्षक S का होगा, बाकी 3 कक्षक किसके होंगे, P के। तो संकरण बनेगा sp3। अगर संकरण sp3 बनता है
तो कंपाउंड की यौगिक की आकृति कैसी होगी, चतुष्फल की, और ये यौगिक चतुष्फल की आकृति का ही तो है। अब चतुष्फल की आकृति में अगर मैं मैकेनिज्म लिखना स्टार्ट करूं या क्रियाविधि लिखना स्टार्ट करूं, तो क्रियाविधि में आपको याद है सबसे पहले आपने RX नाम का एक कंपाउंड लिया था, और ये RX नाम के कंपाउंड ने स्लो स्टेप में रिएक्शन की थी, स्लो स्टेप रिएक्शन की थी। और स्लो स्टेप में रिएक्शन ये कैसी थी, उत्क्रमणी थी। तो स्लो स्टेप में सबसे पहले क्या हुआ था, कार्बन और X के बीच का बॉन्ड क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था। तो मैं सबसे पहले कार्बन और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड H। और बेटा कार्बन और X के बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और साथ में X का मतलब मैं किसी एटम को, ग्रुप को सम्मिलित कर लूं, X की जगह पर किसको सम्मिलित कर लें, या तो आप X लिखा रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप सम्मिलित कर सकते हैं, Cl लिख लेते हैं। तो बेटा अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो बेटा इस जगह पे Cl पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब ध्यान देने वाली बात है, अब इस वाले भाग की अभिक्रिया करवानी है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस से, तो भैया वो वाला भाग उठा लेते हैं वहां से, CH3 सिंगल बॉन्ड C प्लस चार्ज, और इसके बाद C2H5, और यहां पर बेटा लिखा हुआ है H। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर यहां पर न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन करवाएं तो बेटा इनमें से कोई न्यूक्लियोफिलिक ले ले, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक ले ले, दो लिखे थे मेरे पास, एक OH लिखा था और एक लिखा था Cn, तो मैं किसको लिए लेता हूं, OH को। अब ध्यान देने वाली बात है, अब यहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देना है। अगर ऐसी सिचुएशन पर ध्यान दिया जाए तो OH, क्योंकि संरचना त्रिविम है, इसको देखने से इस बात का अंदाजा लगता है OH दोनों ओर से अटैक कर सकता है। OH कंपाउंड के राइट ओर से भी अटैक कर सकता है, OH कंपाउंड के लेफ्ट ओर से भी अटैक कर सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर OH राइट साइड से अटैक करेगा तो देखो अभिक्रिया में बनेगा कौन सा कंपाउंड, राइट साइड पे अटैक करता है तो कंपाउंड बने के तैयार होगा C2H5। अगर राइट से तैयार अटैक करेगा तो राइट पर OH लग जाएगा। और बेटा ये इधर भी से तो अभिक्रिया कर सकता था लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से अटैक करता तो देखो कंपाउंड कैसा बन सकता था, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, और बेटा लेफ्ट से अटैक करता तो इधर OH जुड़ जाता। इस प्रकार से मैं क्या सोचता हूं, एसियन रिएक्शन में अटैक जो है वो दोनों ओर से हो सकता है, राइट की ओर से भी हो सकता है और लेफ्ट की ओर से भी हो सकता है। इस प्रकार से बेटा हमें कंपाउंड के एक नहीं बल्कि कितने रूप मिल सकते हैं, दो रूप मिल सकते हैं। कंपाउंड के पहले रूप को आप कहते हैं डेक्स्ट्रो फॉर्म या D+ फॉर्म, और बेटा कंपाउंड के दूसरे रूप को कहते हो लीवो फॉर्म या लेवियो फॉर्म बोलते हैं, इसको L- फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब अगर इस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक द्वारा अटैक लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हो सकता है, तो हमें बेटा दो प्रकार के कंपाउंड भी मिलने वाले हैं, एक D फॉर्म वाला कंपाउंड भी मिलेगा और एक L फॉर्म वाला भी कंपाउंड मिलेगा। लेकिन एक अच्छाई ये है कि ऐसी अभिक्रिया में D फॉर्म वाला कंपाउंड और L फॉर्म वाला कंपाउंड दोनों आपस में बराबर मात्राओं में मिलते हैं। अगर पहला रूप 50% मिला है तो दूसरा रूप भी हमें कितने परसेंट मिलेगा, 50% ही मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है ऐसी कंडीशन में जो दोनों फॉर्म बन के तैयार होते हैं वो किस अनुपात में होते हैं, तो मैं बताता हूं 50-50% के रेशियो पर होते हैं। और एक चीज, एक काम करेंगे और इस बात को यहां पर लिखकर भी दिखाएंगे। क्या लिखकर दिखाएंगे कि SN1 रिएक्शन के थ्रू जो हमें कंपोनेंट मिलते हैं उसका डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म जो होता है वो किस रेशियो पर होता है। तो मैं लिखूंगा इस क्रिया द्वारा, या बेटा आप ऐसा लिख सकते हो कि इस अभिक्रिया द्वारा, इस क्रिया द्वारा D फॉर्म तथा L फॉर्म के उत्पाद 50-50% प्राप्त होते हैं। 50-50% प्राप्त होते हैं। एक और विशेष बात इसको ध्यान रखना, क्या विशेष बात ध्यान रखना है, अगर हमारे पास किसी भी यौगिक का 50% D फॉर्म वाला पार्ट है
और 50% एल फॉर्म वाला पार्ट है। और अगर हम उसी यौगिक के दोनों फॉर्मों को, कौन कौन सा फॉर्म, डी फॉर्म और एल फॉर्म को आपस में क्या कर दें, मिला दें, तो आपस में मिलाने से जो भी मिश्रण बनकर तैयार होता है इसको बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको एक ही यौगिक के, देखो दोनों कंपाउंड सेम है, सेम कैसे पहचान सकते हो, कार्बन की वैलेंसी CH3 से जुड़ी है, वहां भी CH3 से जुड़ी है, फिर कार्बन की दूसरी वैलेंसी C2H5 से C2H5 से जुड़ी है, कार्बन की तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी है, कार्बन की चौथी वैलेंसी जो है OH से जुड़ी है, OH से जुड़ी है। डिफरेंस किस बात का है, अगर दोनों की संरचना का, यही तो है, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी संरचना को, एक लीवो फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर यदि दो सेम कंपाउंड के डेक्स्ट्रो फॉर्म और लीवो फॉर्म को कितने कितने परसेंट ले लिया जाए, 50-50% ले लिया जाए, तो 50-50% को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है हम इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिश्रण। तो एक काम और करेंगे, इसको लिखेंगे क्या कि SN1 रिएक्शन के फलस्वरूप किसी भी यौगिक का कौन सा मिश्रण प्राप्त होता है, रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो लिखेंगे SN1 रिएक्शन से यौगिक का रेसिमिक मिश्रण। अब बेटा ये भी तो बताना होगा रेसिमिक मिश्रण कैसे बनता है। तो कंपाउंड का 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म प्लस कंपाउंड का 50% लीवो फॉर्म आपस में मिलकर बनाता है रेसिमिक मिश्रण। तो मैंने रेसिमिक मिश्रण के बाद में दोनों का कंपोजिशन लिख लिया है, उसी कंपाउंड का 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म और उसी कंपाउंड का 50% कौन सा फॉर्म लेना होगा, लीवो फॉर्म लेना होगा, तब मिश्रण बनता है, रेसिमिक मिश्रण बनता है। एक लास्ट नंबर, अच्छा ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसको लास्ट नंबर पे और लिखेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। डेक्स्ट्रो फॉर्म है, क्योंकि दोनों डेक्स्ट्रो फॉर्म लीवो फॉर्म दोनों सेम अमाउंट में है। पहला फॉर्म प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश को जितना डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देता होगा, क्योंकि अपोजिट है, दूसरा सेम अमाउंट में, दूसरा भाग उतने ही प्रकाश को ये जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता होगा, ये उतने ही को कौन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतने ही को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। अब हमें यह बताना है क्या रेसिमिक मिश्रण जो बनकर तैयार होगा ये प्रकाश को किस डायरेक्शन में घुमाएगा। तो हम बताएंगे ये प्रकाश को किसी भी डायरेक्शन में घुमा नहीं सकता, क्योंकि एक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रभाव को दूसरा के द्वारा प्रभाव क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए हम बताएंगे SN1 रिएक्शन से प्राप्त जो रेसिमिक मिश्रण होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाश सक्रिय नहीं होता है। तो लास्ट नंबर पे बेटा इस पे लिखेंगे यह रेसिमिक मिश्रण प्रकाश सक्रिय नहीं होता है, प्रकाश सक्रिय नहीं होता है। और मैं तो कहता हूं यही रेसिमिक मिश्रण नहीं, कोई भी रेसिमिक मिश्रण प्रकाश सक्रिय नहीं होता, क्योंकि उसमें 50% डी फॉर्म कंपाउंड का अवेलेबल है, 50% एल फॉर्म है। तो डी फॉर्म जो इफेक्ट उत्पन्न करेगा उसको एल फॉर्म उस प्रभाव को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। और जो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा वो किसी भी प्रकार के ऑप्टिकली एक्टिवनेस को दिखाने वाला नहीं। तो बेटा ये हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस पर भी हमने पढ़ी एकाणुक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अभी एक प्रकार की और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बची जाती हैं, बाइकप मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अर्थात द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो यूनिमॉलिक्यूलर में आपने क्या क्या समझा, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले यूनिमॉलिक्यूलर की पहली चीज है, यूनिमॉलिक्यूलर रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने भागों में पूरी होती है, कितने पदों में पूरी, 2 पदों में। अच्छा ये पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इन दो पदों में से वेग निर्धारक पद कौन सा होता है, तीव्रगामी पद या मंदतम पद, मंदतम पद। तीसरा स्टेप अगर मैं इस पर बात करूं कि जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसमें से रासायनिक अभिक्रिया का वेग कितने पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखो यही कहीं लिखा होगा, एक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, एक होती है। फिर इसके बाद ये रासायनिक अभिक्रिया किन किन स्थितियों में तीव्र होती है, स्टेबिलिटी का क्रम या क्रियाशीलता का क्रम लिखा। इसके बाद हम लोगों ने एक और बात को पढ़ा कि जब भी कभी किसी कंपाउंड पर एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, कंपाउंड में से एक चीज की खासियत होती है, इसमें से अभिकर्मक जो होता है वो दोनों ओर से अटैक कर सकता है, लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट साइड से भी अटैक कर सकता है। क्योंकि दोनों ओर से अटैक कर सकता है, कंपाउंड एक प्रकार का नहीं बल्कि कितने प्रकार के बनते हैं, दो। कंपाउंड का मतलब उत्पाद, पहला उत्पाद एल डी फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरा उत्पाद कौन से फॉर्म को, एल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि दोनों ओर से अटैक होने की बराबर संभावना है, इसलिए पहला पदार्थ भी 50% बनता है और दूसरा पदार्थ भी 50% बनता है। ये दोनों भाग ऑप्टिकली एक्टिव हैं, अर्थात प्रकाश को घुमा सकते हैं। कौन से प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों का मिश्रण तैयार होता है, हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि अब ये जो मिश्रण है ये समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट या घुमा नहीं पा रहा है। तो मैं क्या बोलता हूं, ये जो मिश्रण है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अर्थात प्रकाश के प्रति सक्रिय नहीं है। ऐसे मिश्रण को हमने कौन सा नाम दिया है, रेसिमिक मिश्रण। याद रखने वाली है, रेसिमिक मिश्रण बात क्या होती है, जब कोई प्रकाश सक्रिय यौगिक का डी फॉर्म और एल फॉर्म 50-50 बराबर अनुपात में मिलाए जाते हैं या बराबर अमाउंट में मिलाए जाते हैं, तो बनने वाला जो मिश्रण होता है हम उसको बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। और इतनी बातें हम लोगों ने SN1 रिएक्शन के लिए पढ़ी हैं। तो एक और रिएक्शन बचता है हमारे यहां पढ़ने के लिए, SN2 रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो उनको यार बेटा पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।